आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका। मैं हाजिर हूँ कुर्बान अली आज का मुद्दा लेकर। SC/ST एक्ट में बदलावों को लेकर मुल्क भर में बरपा हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दलित तंजीमों ने 2 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया था। बंद के दौरान पुरतशद्दुद एहतजाज हुए। एहतजाज को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया और आज रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई की। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने फरीक़ैन से 2 दिन में जवाब मांगा है और इस मामले में 10 दिन बाद सुनवाई की जाने का हुक्म दिया है। ये अर्जी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कल दायर की गई थी, तब अदालत ने फौरी सुनवाई से इनकार कर दिया था। उधर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस मामले पर आज लोकसभा में बयान दिया। इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ ने जमकर हंगामा किया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित तंजीमों ने कल भारत बंद की कॉल दी थी। इस दौरान 10 से ज़्यादा रियासतों में एहतजाज और तशद्दुद के वाक़यात हुए और 11 लोगों की जान गई। आज बात इसी मौजू पर करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं UGC के साबिक़ चेयरमैन और JNU में प्रोफेसर रहे दानिश्वर प्रोफेसर सुखदेव थोराट, BJP लीडर और मेंबर पार्लियामेंट प्रोफेसर चिंतामणि मालवी, सीनियर सहाफ़ी मुसन्निफ़ और TV एंकर नीलांजन मुखोपाध्याय और दलित लीडर कालीचरण पिप्पल। इसके अलावा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर ही जुड़ेंगे JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार। हम तमाम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत शुरू करें इससे पहले आइए देख लेते हैं इस मौजू पर एक ख़ास रिपोर्ट। SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ मरकजी सरकार की रिव्यू पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस UU ललित की बेंच ने की। इससे पहले सुबह सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा कि SC/ST एक्ट पर अदालत उज़्मा के साबिका फैसले की वजह से मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हजारों लोग सड़कों पर हैं, लिहाजा इस फैसले पर फिलहाल रोक लगाई जाए। अटॉर्नी जनरल की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोपहर 2 बजे खुली अदालत में सुनवाई को तैयार हो गया। भारत सरकार सहित, महाराष्ट्र की सरकार सहित और जो भी हैं वो सब अगले 3 दिन के अंदर अंदर अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखित में प्रस्तुत करें। तो इसका लेजिस्लेटिव रेमेडी कोई बिल लाके कानून पास करा के इसका समाधान करना चाहिए। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में फौरी गिरफ्तारी पर रोक लगाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दलितों ने 2 अप्रैल को भारत बंद की कॉल दी थी। इस दौरान मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज हुए। इन तशद्दुद में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों करोड़ की जायदादों का नुकसान हुआ। इस मामले में कई रियासतों की पुलिस ने हजारों नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया। उधर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस मामले पर लोकसभा में बयान दिया। इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ ने जमकर हंगामा किया। मैं यह भली भांति समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में व्यापक रोष है। इस केस में भारत सरकार पार्टी नहीं थी। इस फैसले के विरुद्ध लोग चिंतित होकर सड़कों पर उतर आए हैं। मैं यह भारत सरकार की तरफ से कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तथा SC तथा ST समुदाय के लोगों को संविधान द्वारा ये भी वाज़ेह रहे कि इस मुद्दे को लेकर मरकजी वजीर रामविलास पासवान, थावरचंद गहलोत समेत कई मेंबरान पार्लियामेंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। इसके बाद PM ने मुतल्लिका महकमे के वजीर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। गहलोत ने बाद में कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। अब सवाल यही पैदा होता है कि सरकार से चूक कहां हुई,
जब हुकूमत के अपने ही वुज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट ने इस मामले में पीएम से मुलाकात और बात की, अपोजिशन ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की, तब भी क्या सरकार SC/ST के मुतालिबात को समझ नहीं पाई? क्या सरकार को इतनी बड़ी तहरीक का अंदाजा नहीं था? और क्यों बंद के दौरान ही यानी 2 अप्रैल को ही रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आपने अभी ये रिपोर्ट देखी और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब हैं, हमारे साथ बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट प्रोफेसर चिंतामणि मालवी हैं, हमारे साथ दलित रहनुमा कालीचरण पिप्पल साहब हैं और सीनियर सहाफ़ी नीलांजन मुखोपाध्याय साहब। मैं चिंतामणि मालवी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आप हुक्मरान जमात के मेंबर पार्लियामेंट हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। 20 मार्च से 31 मार्च तक आप लोग किस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हों तब कोई कार्रवाई की जाएगी? ये जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया कल और जिस पर आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये और पहले नहीं आ सकता था ताकि 10-11 लोगों की जान न जाती और जानो माल का नुकसान ना होता? देखिए, सरकार का निर्णय आते ही स्पष्ट मत था कि हम इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का संरक्षण नहीं करता है और इसलिए ये इनके हितों पर चोट है, क्योंकि गांव की परिस्थिति अलग तरह की है। इसलिए सरकार ने उसी दिन ये निर्णय लिया। लेकिन हम जानते हैं कि इन 10 दिनों में 4 दिन की छुट्टी आई। सरकार को निर्णय लेने में भी समय लगता है, पिटीशन तैयार होने में समय लगता है। तो मात्र 6 दिन में सरकार ने अपना मंतव्य तो पहले ही दे दिया, लेकिन भौतिक रूप में भी अपनी पिटीशन 6 दिनों में तैयार करके प्रस्तुत कर दी। और इसलिए यह कहना कि सरकार ने इसकी उपेक्षा की, यह ठीक नहीं है। सरकार ने तो बल्कि एक बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि यह मुद्दा ही तब आया जब जो 90 में कानून बना था ST/SC एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसको संशोधित किया 2015 में। पहले केवल 22 अपराध इसमें आते थे, 22 प्रकार के अपराध, अब इसको बढ़ा करके 123 प्रकार के अपराध इसमें हमारी सरकार ने किया 2015 में, जो 26 जनवरी 2016 से लागू हुए। यानी कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति जो एट्रोसिटीज आप बहुत हमदर्द हैं, रोकना चाहते हैं। आप दलितों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, उसमें शामिल किया। मालवी साहब, आप दलितों के बहुत बड़े हमदर्द हैं और आपने कहा कि ये जो जाने गई ये दलितों की वजह से गई, क्योंकि उन्हें ये आंदोलन नहीं करना चाहिए था, सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए था और इसमें आप कहीं कोई जवाबदेह नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, जो भी प्रदर्शन हो रहा था वो बिल्कुल ठीक है, जायज है। हम अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ खड़े इस मुद्दे पर, क्योंकि वास्तव में ये बहुत साथ खड़े हुए नजर आ नहीं रहे हैं आप। जमीन है, जो गांव है, वहां बहुत बड़ी समस्या इस निर्णय के कारण। ना इस निर्णय को लेकर के बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती है। आपकी जो पैतृक संस्था है बीच में RSS, जो बीच में उपद्रव हुआ, उसके उपद्रव हमारे विपक्षी दलों, मोहन भागवत साहब पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि आप वो रिजर्वेशन के हक में नहीं है, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। आपकी पार्टी के भी कई नेता कर रहे हैं। अभी तो ये मामला एट्रोसिटी एक्ट का है, आप तो दलितों के आरक्षण के बारे में भी कोई लाइन नहीं ले रहे हैं कि नहीं साहब हम इसकी हिमायत करेंगे और इसको जारी रखेंगे। आपकी पार्टी के नेता अगर उसके खिलाफ हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए कुर्बान अली साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि उन्होंने जो कहा था, मोहन राव जी भागवत साहब ने, उन्होंने ये कहा था, और ये केवल मोहन राव जी ने, ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक उसमें निर्णय आ चुका है कि रिजर्वेशन की समीक्षा होना चाहिए और वो ऐसे होना चाहिए कि ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। आज भी बैकलॉग के पद खाली क्यों हैं, आज भी हमारा अनुसूचित जाति का वर्ग इतने साल के बाद भी गरीब का गरीब क्यों उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है सुविधाएं, वो क्यों आगे नहीं आ रहा, इस बात की समीक्षा होना चाहिए। मालवी साहब आप रहे, मैं आता हूं आपके पास में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने 3 बार प्रस्ताव पास किया कि हम रिजर्वेशन के हक में हैं, हम रिजर्वेशन चाहते हैं, और जब तक नहीं हटेगा रिजर्वेशन, जब तक अनुसूचित जाति के लोग स्वयं ना कह दे रिजर्वेशन की आवश्यकता। चलिए आप रहे, मैं आता हूं आपके पास में। प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल भी आपसे इस मौजू पर बात हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई को एक्सेप्ट तो किया गया इस मामले को, लेकिन डेफर कर दिया गया है 10 अप्रैल तक के लिए
और हुकूमत से जवाब मांगा गया। क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाई है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, या ये कि कोई इसका दूसरा तरीका होना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है सरकार को टाइम दिया है कि इसको गहराई से सोचो और अच्छी तरह इस केस को बनाइए। लेकिन पहले जैसे आपने कहा है कि पहले भी तो सरकारी ही वकील जो था अटॉर्नी जनरल, उन्होंने केस को लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इस मसले को बड़ी ही लाइट तरीके से लिया। जब भी कोई सरकारी केस होता है और अटॉर्नी जनरल जो है वो केस को लड़ता है तो मिनिस्ट्री और सरकार इसके बीच में और वकील के बीच में बातचीत होके एक ओपिनियन बनता है और वही ओपिनियन फिर जो सरकारी वकील है बड़ी स्टडी करके मेहनत करके कोर्ट में रखता है ताकि किसी तरह की गुंजाइश न हो हारने की। ये काम मेरा ख्याल है सरकार ने किया नहीं। इन्होंने रूटीन तरीके से किया, वो अपने इसको भेजा एक तरीके से, ये उसमें उतना इंटरेस्ट लिया नहीं, इसलिए वो जो है केस हार गए। पेपर में रिपोर्ट भी है कि वकील साहब ने जो है अच्छी तरह उसको पेश नहीं किया। दूसरी बात है कुछ थोड़ी सी कमेंट भी अलग तरीके से की, फेवरेबल नहीं की। तो अब ये मेरा ख्याल है ये सुधारने का मौका है कि केस अच्छी तरह बनाए और कोर्ट के सामने उसको रखे। ये समझ लेना चाहिए कि ये क्यों, हालांकि ये क्यों इस एट्रोसिटी एक्ट में ये जो दो प्रोविजन है कि बेल की प्रोविजन नहीं रखी बहुत सारे मामले में, और उसी दिन केस रजिस्टर हो और उसके 24 घंटे में उसका एफआईआर हो, ये क्यों रखा है? ये इसलिए रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो एट्रोसिटी की केसेस होती है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है और दलित इतने मजबूर है कि जो एट्रोसिटी करता है उनके लिए अपने दैनंदिन खाने के लिए उनके ऊपर डिपेंड करता है और गांवों में माइनॉरिटी में है तो कोई समय नहीं लगता कि कोई केस हो तो उसको दबा दे प्रेशर डाल के। इसलिए ये एडिशनल स्टेप, स्ट्रिक्टर स्टेप दलितों के पक्ष में एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रखी और लोगों ने रखी है। तो इसको मेरा ख्याल है इसके बारे में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। सरकार ने अच्छी तरह इसको डिफेंड करना चाहिए। इसी सरकार ने 2015 का जो कायदा है उसको सपोर्ट किया है। हालांकि पूरा कायदा वो यूपीए 1 के जमाने में बना था, लेकिन सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया और लोकसभा में पास किया। तो मेरा ख्याल है सारी फैक्ट्स और हिम्मत के साथ और ऑनेस्टी के साथ ये केस को रखना चाहिए। जी, मैं आता हूँ, थोड़ा सा आप बने रहे हमारे साथ। कालीचरण पिप्पल साहब हमारे साथ हैं, आप राष्ट्रीय समग्र विकास संघ, एक दलित ऑर्गेनाइजेशन के से जुड़े हैं। आपने भी शायद इस आंदोलन का समर्थन किया होगा जो SC/ST एक्ट के खिलाफ सोमवार को हुआ था, पीर के रोज। पिप्पल साहब, आपके क्या एतराज़ात हैं ये जो मौजूदा कानून है और इसमें किस तरह की तरमीम आप चाहते हैं? जी देखिए, ये जो कल बंद हुआ है जी, ये एट्रोसिटी एक्ट अपर क्लास के जो दलित हैं उनसे लेकर के और जो मजदूर वर्ग के दलित हैं सभी से जुड़ा हुआ मामला है। काफी लंबे समय से जो प्रमोशन में आरक्षण था उसके खिलाफ जजमेंट आए, सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया, रिव्यू नहीं किया उसको। उसके बाद क्रीमी लेयर की बात दलितों के आरक्षण में आ गई, उसके ऊपर भी कोई सरकार ने सुनवाई नहीं की। उसके बाद फिर ये एक एट्रोसिटीज एक्ट के लिए उसमें संशोधन करने की बात हो गई जी, उस पर भी सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। तो ये हम सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करते हैं क्योंकि उनका काम है कानून का संरक्षण करना और जो भी अपील करता है उसके ऊपर फैसला देना, लेकिन इसमें सरकार का भी दायित्व बनता है जी। जो अभी रिव्यू पिटीशन इन्होंने डाली है इसके लिए उनको पहले ही पार्टी बनना चाहिए था। जब जिस दिन ये निर्णय आया था उस दिन सरकार को पार्टी बनना चाहिए था। तो ये कोई किसी लीडर के नेतृत्व में ये आंदोलन नहीं हुआ। जो 2 तारीख का आंदोलन था ये तमाम जो अनुसूचित जाति, जनजाति और इवन जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके भी जो संगठन हैं उनके लिए भी लगातार आरक्षण के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है। जाट के आरक्षण की बात हो गई, आपको ठीक है।
आप इस सब्जेक्ट पे बोले, मैं आता हूँ आपके पास में। नीलंजन मुखोपाध्याय साहब, आपका एक लंबा तजर्बा है बहैसियत सहाफ़ी और आप हिंदुस्तान की सियासत को, खास करके दलित मूवमेंट को कवर करते रहे हैं। ये जो मामला उठा है, क्या इसके पीछे आप किसी तरह की कोई सियासत देखते हैं, या ये एक स्पॉन्टेनियस है, अचानक हो गया है, ऐसा कोई सीधा साधा मामला है? कुर्बान जी, ये जो पूरा का पूरा जो मसला उठा हुआ है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो है राजनीतिक पहलू और दूसरा है जो जुडिशियल या लीगल पहलू। तो सबसे पहले मैं राजनीतिक पहलू के बारे में बात करता हूं कि जो फैसला आया और उसके बाद सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा। बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें, संघ परिवार के लिए दलित समुदाय जो है, एक तरह से जो हम लोग कहते हैं ना कि गले की हड्डी है, ना निगलते बनता है ना निकालते बनता है। उनको ये पता है कि उन्होंने पिछले कई सालों में लोअर ओबीसीज में और ओबीसीज में खास तौर से कुछ इनरोड्स किए, जो कि एक तरह से कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दलित समाज के साथ तो वो उनके अग्रणी फोर्सेस में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ से दलित समाज को संघ परिवार ने आज नहीं बहुत लंबे समय से एक तरह से अपने साथ लाने की कोशिश की। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर आप दलित को लेके आते तो जिनको आपने पिछले 2-3-4 साल में अपने तरफ इलेक्टोरल पर्पस के लिए लेके आए, तो वो आपसे कट जाएंगे। इस दुविधा में फंसी रही और इसी की वजह से ना तय कर पाई कि उनको आगे जाना चाहिए और या आगे नहीं जाना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि संघ परिवार की राजनीति, खासतौर से दलित समुदाय के कॉन्टेक्स्ट में, कथनी और करनी में एक फर्क हमको देखने को मिलता है और आज नहीं, सदियों से देखने को हमको मिल रहा है। जी। दूसरी बात जो है कि लीगल डायमेंशन और जो जुडिशियल एस्पेक्ट है, मेरे ख्याल से हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा का पूरा जो जुडिशियल ढांचा है, इसमें एक अपर कास्ट बायस है। अगर हम देखें तो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से 2010 के बाद से कोई दलित जज नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट में। आज 24 हाई कोर्ट हैं, 24 हाई कोर्ट में एक भी चीफ जस्टिस आपको दलित नहीं मिलेगा। दलित समुदाय और महिलाओं के साथ साथ मतलब बिल्कुल बहुत पुअर रिप्रेजेंटेशन है जी। तो इसके चलते क्या है कि हम लोग मानते हैं कि हमारे समाज में एक सवर्ण मेंटालिटी है जी, और उसका रिफ्लेक्शन जगह जगह पे दिखता है। आपको तमाम कानून में देखने को मिलता है कि फ्लॉज हैं जिसका मिसयूज होता है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी को टिंकर करने की जरूरत महसूस करी, उसमें करनी पड़ी जिसमें दलित समाज को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो इससे समझ में आता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी है कि दलित समाज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती थी वो चलती रही क्योंकि उनका मिसयूज ना हो। डेटा बहुत है, थोरात साहब ने खुद मतलब बहुत स्टडीज की, इनके स्टडीज को हम लोगों ने पढ़ी हैं और हमें पता है कि कितना इक्विटल और किस तरह से कितना साबित होता है। उसमें मैं नहीं जाता क्योंकि नहीं तो फिर पूरा का पूरा डिबेट बिल्कुल पूरा टेक्निकलिटीज पे आ जाएगा। जी। चिंतामणि मालवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं क्या आप कह रहे थे? जी, मैं नीलांजन जी के विषय में बात करना चाहता हूं। उन्होंने जो विषय रखा, देखिए, एक तो संघ परिवार या हमारे लिए जो दलित वर्ग है वो वोटर नहीं है, वो हमारा हिस्सा है, वो हम ही है। तो ये कहना कि ये कोई अलग वर्ग है जो हमारे लिए ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा है या इनके हितों को हमें नुकसान पहुंचाना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है। हम समरसता में विश्वास रखते हैं और जब तक दलित समाज आगे नहीं आएगा तब तक समाज का भी उत्थान नहीं हो सकता। ये संघ परिवार की दृढ़ मान्यता है। और स्वयं सरसंघ चालक जी, जो द्वितीय सरसंघ चालक थे तृतीय, उन्होंने अपना पूना का एक पूरा बयान दिया, पूरा उनका वक्तव्य है बसंत, उसमें उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया। 3 बार संघ का जो राष्ट्रीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी होती है उसमें उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया। ठीक है। दूसरा ये कि समरसता के लिए सबसे खुद गांधी जी संघ के शिविर में गए तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कौन अनुसूचित जाति है और कौन सवर्ण है। ये संघ में नहीं है क्योंकि हम पूरे, ठीक है, यू हैव मेड योर पॉइंट मालवी साहब। मैं आता हूँ आपके पास में जी। नीलंजन जी बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुझे छोटा सा टिप्पणी बहुत सही याद दिलाया। सिर्फ बाला साहेब देवरस जी के पुणे की भाषण की बात नहीं करूं। अगर हम आगे देखें, अयोध्या आंदोलन भी एक तरह से दलितों का बहुत सेंट्रल पोजीशन संघ ने कोशिश किया था। जब शिलान्यास रखा गया था 89 में, तो उस समय एक दलित को ही चुना गया था शिलान्यास का पहले पत्थर रखने के लिए। लेकिन जो सवाल जो उठा रहा था कि संघ जो है एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है कि एक बेसिक सवर्ण मेंटालिटी, चलिए वो आप एक लार्जर इशू में चले गए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई और उसके वजह एक तरह से अपर कास्ट रिसर्जेंस आया उत्तर प्रदेश में देखने। मैं आता हूं आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जेएनयू से
समाज शास्त्री सोशोलॉजिस्ट प्रोफेसर विवेक कुमार साहब जुड़ गए। विवेक कुमार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कल से आज तक जो मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, 10 से ज़्यादा लोग मारे गए, SC/ST एक्ट को लेकर के जो हंगामा बरपा है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और इस पूरे मसले का आपकी नज़र में हल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो है ये जो इतना बड़ा उबाल है, इसको केवल SC/ST एक्ट तस्कीम कर देना, इसके साथ ज्यादती होगी जी। मुझे लगता है इसको एक बड़े फलक में देखना चाहिए और इतनी तंग नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि केवल एक दिन के अंदर SC/ST एक्ट आया और इतना बड़ा उबाल आ गया। बहुत अच्छी बात है कि संघ संचालक क्या कहते हैं और संघ क्या सोचता है। संघ भाजपा नहीं है, ये भी बताना चाहिए लोगों को कि भाजपा अलग सोचती है और संघ अलग सोचता है। संघ समरसता ला सकता है, लेकिन क्या भाजपा वाले ये बताएंगे कि जब योगी मिलने जाते हैं तो दलितों को सोप दिया जाता है और शैम्पू दिया जाता है कि नहा के आना की बदबू ना आए? ये संघ की विचारधारा है क्या? संघ की विचारधारा ये है कि मोछे रख लो, अगर ठाकुरों की तरह तो मार दिए जाओगे, घोड़ा खरीद लोगे तो मार दिए जाओगे? ये संघ की विचारधारा है। कहाँ लागू हो रहा है? जब ऊना पे निकलोगे तो फ्लॉग किया जाएगा तुमको, ये संघ की विचारधारा है। तो भाजपा और संघ को मिला के न देखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के एक भाजपा के उपाध्यक्ष ने सबसे बड़ी दलित नेत्री को बकी और उसकी दीदी को परितोषित दिया करके उसको मिनिस्टर बनाया जाता है, आप किस तरह ह्यूमिलेट करेंगे दलितों को? कितना ह्यूमिलेट करेंगे, कितना तिरस्कार करेंगे? पल पल तिल तिल मार रहे हैं आप। 4.5 में एक व्यक्ति नहीं है जो उनकी तरफ से बोलने आए। आज जो लोग बैठे होंगे संघ में वो भी सवर्ण विचारधारा के लोग होंगे। एक मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है SC का, जो कि उसका कैबिनेट मिनिस्टर है, बाकी सब सवर्ण समाज के मिनिस्टर हैं। ये है प्रतिनिधित्व उनका। यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन होने जा रहा है, कह रहे नहीं अब रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी पे नहीं, डिपार्टमेंट पर लगेगा। अरे डिपार्टमेंट में अगर साथ नहीं होंगे तो कैसे उनको रिजर्वेशन मिलेगा? ये कोई देख रहा है? उनको आप बारात नहीं निकालने देंगे? ठाकुरों के घर के सामने बारात भी निकलेगी, रोहित वेमुला को फांसी लगानी पड़ेगी और चंद्रशेखर सड़ेगा उसके अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कुल मिला के जिस प्रकार से 4 साल के अंदर उनको मार मार करके कुत्ता बोलेगा, कुत्ता इनका मिनिस्टर कुत्ता बोलेगा और मिनिस्टर बोलेगा, ये विचारधारा है। आप आए हैं इसलिए वो बीजेपी का मिनिस्टर कह रहा है कि मैं तो आया हूँ इसलिए क्योंकि मैं तो संविधान बदलना चाहता हूँ। कोई संघ का विचारा का करके कहे कि ये सब बात झूठ है। वीके सिंह ने कुत्ता कहा और देव गौड़ा। देखिए, जब ये संविधान की बात हुई है, उनकी बात सुन लीजिए, मैं आपको भी वक्त दूंगा मालवीय जी, मैं आपको वक्त दूंगा, आप सुन लीजिए उनकी बात, इंटरवीन ना करें, मैं आपको भी वक्त दूंगा। अब विवेक जी की बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी विवेक जी, आप मुकम्मल करें अपनी बात को। जी नहीं, ठीक है, मैं इतने उदाहरण का अभी बहुत उदाहरण है। 4 साल के अंदर हम लोग तिल तिल करके मर रहे हैं, घुट घुट करके मर रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं। केवल आकर के प्रधानमंत्री बोलेंगे। अरे प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? क्या 70 वर्ष की आजादी में कोई दलित इस प्रकार का पढ़ा लिखा आदमी नहीं आया जो मिनिस्टर बन करके अपनी बात कर सके? जी, आपने रिजर्वेशन खत्म कर दिया, ठीक है, के अंदर कुछ नहीं। यू हैव मेड योर पॉइंट। विवेक जी मैं आता हूँ, आप बने रहें। मालवीय साहब से उनका रिबटल सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी मालवीय जी कहें, अब आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का बाबा साहब में, उनके विचारों में, उनके सिद्धांतों में पूरा श्रद्धा है और यही कारण है कि उनके जो उनसे संबंधित 5 स्थान थे, अगर उनका उद्धार करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए, ये तो आप अपनी शाबाशी कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, उसको पटवाजी की सरकार। देखिए, हमने बहुत कुछ किया। आज अनुसूचित जाति के हितों के लिए जो काम किया, आज जो मकान बनाए जा रहे करोड़ों की संख्या में, नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो विवेक कुमार जी कह रहे हैं वो भी असलियत है कि दलित को शादी में बारात में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी गलत है क्या? कुमार जी की बात से सहमत हूँ जी।
मैं विवेक कुमार जी की बात से सहमत हूं और हम उसका विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कार्रवाई भी हुई है। और ये जो बारात रोक देना और ये सब, ये आज की घटना तो है नहीं, सालों से चला रहा है, लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई की है, चाहे उन्हीं की घटना हो, उन्ना की 20 लोग गिरफ्तार किए। मुझे यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें। आप देख रहे हैं जी सलाम और प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं दलित एट्रोसिटीज की, दलितों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती की और उस पर बने कानून को लेकर हो रही बहस की। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जी सलाम और इसके प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं दलितों पर होने वाली ज्यादतियों की और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ कल से जो मुल्क भर में एक एहतजाज हो रहा है और हुकूमत को भी अब इस बात पर झुकना पड़ा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील उसने दायर की है और उस पर सुनवाई चल रही है। हम बात कर रहे हैं इसी मौजू पर। हमारे साथ प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब हैं, हमारे साथ बीजेपी मेंबर चिंतामणि मालवी साहब हैं, दलित रहनुमा कालीचरण पिप्पल साहब और सीनियर सहाफ़ी नीलंजन मुखोपाध्याय साहब और साथ ही फोन लाइन पर प्रोफेसर विवेक कुमार। सुखदेव थोराट साहब, अभी आपने पूरी बहस सुनी। जी, विवेक जी ने अपनी बात रखी, लेकिन मालवी साहब ये कह रहे हैं कि साहब हम यानी बीजेपी और संघ परिवार दलितों की बड़ी खैर ख्वाह है, हमने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। दलित जो हैं वो इसके बावजूद मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है और ऐसा मालूम होता है कि शायद बिलावजह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को आप किस अंदाज में रखना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, नाजरीन के लिए? नहीं, मैं समझता हूं कि जो प्रोफेसर विवेक कुमार मैंने बिला वजह नहीं कहा है कुर्बान साहब, वजह है। जी, मैं आता हूं आपके पास में, सुखदेव जी को बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि विचार जातीयता के खिलाफ और अनटचेबिलिटी के खिलाफ व्यक्त करना ये एक बात होती है, क्योंकि वो सपोर्ट में कह नहीं सकते, कोई चारा नहीं है। लेकिन कृति करना, कुछ एक्शन लेना, उसमें फर्क है और मैं कोई एक्शन नहीं देख पा रहा हूं। आज देख लीजिए आप, 2013 में 40,000 केसेस रजिस्टर हुई एट्रोसिटीज में और 2016 में 400 से बढ़कर वो हुई है। मतलब आपने ऊना में जो इंसिडेंस हुआ, लोकसभा में 5 घंटे डिस्कशन किया और ये कहा कि एट्रोसिटी हम रोकेंगे, कहीं एट्रोसिटी रुकी नहीं। अच्छा, कोई ना एक्शन प्लान बनाया है, ना कोई दल है जो एट्रोसिटी के खिलाफ कुछ करे। गऊ के प्रोटेक्शन के लिए खूब सारा दल बनाया गया है। अनटचेबिलिटी और एट्रोसिटी रोकने के लिए कुछ तो एक्टिविटी नजर नहीं आती है। दूसरी बात है, आप जो जिन 10 स्टेट में एट्रोसिटी बढ़ी है 2013 से लेकर 2016 तक, उसमें से 6 से 7 बीजेपी के राज्य है, सिवा छत्तीसगढ़ झारखंड छोड़ के, जिसमें थोड़ी एट्रोसिटी कम हुई है। बाकी सारे राज्यों में जो है एट्रोसिटी बढ़ी है। ये उम्मीद की जाती थी कि भाई लोकसभा में आश्वासन देने के बाद सरकार कुछ एडिशनल स्टेप करेगी जिससे एट्रोसिटी घटेगी। ऐसा तो हुआ नहीं, बल्कि बढ़ी एट्रोसिटी। और दूसरा, आप यदि एट्रोसिटी की केसेस देखें पर लाख पॉपुलेशन, तो पहले 4 जो हाईएस्ट स्टेट है वो सारे बीजेपी के स्टेट है। अच्छा, मुझे ये बताए जो भी साहब सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसा विजिबल दिखने वाला एंटी अनटचेबिलिटी एट्रोसिटी रोकने वाला कोई प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है? जैसे दूसरे प्रोग्राम नजर आ रहे हैं, सफाई का प्रोग्राम नजर आ रहा है, गौ रक्षा का प्रोग्राम नजर आ रहा है, एट्रोसिटी की और अनटचेबिलिटी का कहाँ है? और दूसरी बात है, जो विवेक कुमार ने कहा वो सही है, ये जो रिस्पांस है वो एट्रोसिटी ने तो उसको उछाला है काफी तक, लेकिन 3 साल से लोगों के दिल में एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, उनको ये गुस्सा अंदर से आ रहा है। कभी पहले वाले सरकार ने कभी ऐसे बातें नहीं की थी। आरएसएस के चीफ ने की कि आर्थिक आधार होना चाहिए, लोकसभा के स्पीकर ने की कि आर्थिक आधार होना चाहिए। ये जो रिपीटेड स्टेटमेंट आ रहे हैं रिजर्वेशन के खिलाफ इन वन फॉर्म और अदर, उसके बाद बजट कम हो गया है, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट ओवर ड्यू है अभी 8,000 करोड़ है। पीएस कृष्णन साहब जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने जेटली साहब को लिखा कि भैया ये
करो, बड़ी बुरी हालत है दलित लड़कों की, तो वो ही वॉज वरीड अबाउट द फिजिकल डिफिसिट। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये जाहिर हो रहा है कि जो समरसता का प्रोग्राम है उसमें उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में उतारा गया है, संगठन बनाई है, कुछ प्रोग्राम लिया है। तो किस बात पे आप कह रहे हो कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ और जातिता के खिलाफ बात हो रही है? जी चिंतामणि साहब, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। जी आप दें, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं, लेकिन आप मुस्तकिल उंगली उठाए रखते हैं। जी एक जी 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 बहुत धन्यवाद आपका कुर्बान साहब, लेकिन मैं चूंकि मैं ही हूं इसलिए मुझे जवाब देना है। देखिए, एक तो 39,408 अपराध 2013 में दर्ज थे, तो थोरात साहब यदि कहते हैं कि साहब अब 40,000 है तो 600 बढ़े हैं। एक दूसरा यह है कि जो कांग्रेस की सरकार थी 2013 में 37,000 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तय था, जो अब बढ़कर के 53,000 करोड़ हो गया है। तो बढ़ोतरी बजट में हुई है। ये बात मैं सुखदेव साहब का बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं कि इन्होंने खुद अपने प्रयासों से राजीव गांधी स्कॉलरशिप शुरू करवाई। आप जो फिगर दे रहे हैं वो सही नहीं है, पढ़ करके आगे आए, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, बहुत श्रद्धा रखता हूं उनमें। लेकिन अब जैसे ये कहना कि साहब क्या किया, देखिए मुद्रा बैंक का जो लोन शुरू किया है उसमें 40% जो लोन है वो केवल अनुसूचित जाति के लोगों को दिया गया है, और उसमें भी हर बैंक को यह ताकीद दी गई है कि एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति और एक महिला को अनिवार्य रूप से प्रत्येक बैंक की शाखा लोन देगी। जी। स्टैंड अप योजना केवल अनुसूचित जाति के लिए शुरू की है। मैं आर्थिक विकास की बात नहीं कर रहा हूं। आवास बना के दिए गए हमारे गरीब लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही तो हैं जो उस घरों में पक्के मकान जिनके बन रहे हैं। ठीक है, वही तो लोग हैं जिनके घरों में उज्ज्वला की गैस जा रही है, अनुसूचित जाति के लोग। वही तो लोग हैं जिनको 5 लाख। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप तो इतना कुछ कर रहे हैं दलितों को, और दलित बड़े नाशुक्रे हैं कि वो आपका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है कि इतनी सारी चीजें करने के बावजूद। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वास्तव में कांग्रेस के लोग और विपक्षी पार्टी ना दलित नाशुक्रे नहीं हो सकते। ये तो जो कांग्रेस, इसीलिए तो बीजेपी के सबसे ज्यादा एमपी है दलित समाज से आने वाले, सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को ये समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए वो इस तरह की विभाजनकारी प्रवृत्तियां ज्यादा ला रहे हैं। ठीक है मालवीय साहब, ठीक है मालवीय साहब, आपकी बात हो गई। जी, तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। जी पिप्पल साहब, अब बात हो रही थी, अभी सुखदेव थोराट साहब ने मामला उठाया कि ना तो एट्रोसिटीज रोकने के लिए कोई चीज अमल पे दिख रही है, सामने दिखाई दे रही है, और ना अनटचेबिलिटी। ये दो बड़े अहम मामले हैं जो दलितों से जुड़े हुए हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ थोराट साहब से। जी। और ये जो मामला है अनटचेबिलिटी का, ये पीछे की अगर देखा जाए 10-20 साल में कम होने की जगह और ज्यादा बड़ा है। जी। उसका ऊना कांड एक उदाहरण है, उसका बेमूला का कांड एक उदाहरण है, उसका यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरह से एट्रोसिटीज हो रही है उसका एक उदाहरण है, और घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, इसका अभी डेली पेपरों में आ रहा है। जी। तो ये सब चीजें एक अनटचेबिलिटी को फिर से उभारने की कोशिश हो रही है। जी। और दूसरा जो उनके हक हकूक हैं जो उनको मिल रहे थे, देने की तो बात अलग है, ऐसा लग रहा है कि उनको भी कट किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो भारतीय संविधान में उनके लिए अधिकार दिए हुए हैं उनके लिए भी खत्म करने का, समानता का अधिकार हो गया, उनके लिए रोजगार का। सबसे ज्यादा दलितों में इस समय बेरोजगारी है। एक तरफ तो जो पढ़ी लिखी बेरोजगारी है जो सबसे ज्यादा इस समय दलितों में, आप सर्वे करा के देख लीजिए, उसमें देखने को मिल रही है। तो उनका जो आक्रोश है, उनको जो सरकारी नौकरियां मिलती थी पहले जी, उन सरकारी नौकरियों को पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया है। ठीक। और उसमें भी उनके लिए ठेके पे रखा जाता है। जो एक ग्रेजुएट है, एक इंजीनियर है, जिसको 50,000 रुपये मिलने चाहिए, उस 5,000 रुपये में काम कर रहा है। तो इस तरह से उसका तो इसमें तो ये गुजारा भी नहीं होता कि वो अपना कन्वेंस भी निकाल ले। ठीक। तो ये भी एक तरह की एट्रोसिटीज है। जो छुपी हुई एट्रोसिटीज है वो है एक डायरेक्ट एट्रोसिटीज है, दोनों तरह की देखने में मिल रही है जी। इसलिए इस समय जो दलित है और पहले के जो दलित थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में, उनमें थोड़ा फर्क है। क्योंकि काशीराम जी के बाद में उनको थोड़ा सा जागरूक किया है, तो उनमें अपना जो प्रोटेक्शन करने का और प्रदर्शन करने की जो उनमें क्षमता आई है, अपने वोट की कीमत को भी पहचानने की उनमें क्षमता आई है। इसलिए वो खुद कह रहे हैं
कि ये बीजेपी में जो सबसे ज्यादा जो एमपी और एमएलए जीते हैं वो इस वजह से नहीं जीते हैं कि वो दलितों के लिए काम करते हैं, बल्कि इसलिए जीते हैं कि उनका वोट बट गया है, तो उसको इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसमें काफी बड़ा आक्रोश है। और अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी को 2019 में ये दलित उखाड़ देंगे। ठीक है, नीलांजन मुखोपाध्याय साहब, अभी जो बात हुई बहुत सारी चीजें गिनाई चिंतामणि मालवीय साहब ने भी, और दूसरी तरफ सुखदेव थोराट साहब ने बताया कि सूरत हाल जमीनी सतह पर क्या है, और आप और हम भी उससे वाकिफ हैं। ये फिर कौन सा मकड़ जाल बनाया जाता है कि जिससे कहा जाता है कि दलितों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है, तो वो बहुत कुछ किया जाना जो बाकी है वो कब होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कहा जाता है कि दलित एमपीज और एमएलए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से डिलिमिटेशन होता है उससे इसका मतलब ये नहीं होता है कि दलित समाज का मैक्सिमम परसेंटेज जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत के आए वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें पॉपुलेशन मिक्स वैसा ही है जैसा कि आसपास के एरियाज में रहता है जी। कोई एम्पेरिकल स्टडी नहीं है, जो सर्वेज हैं उसमें जरूर ये पाया जाता है कि कुछ सेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट बढ़ी है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमको देखा गया था कि जो नॉन डोमिनेंट दलित कम्युनिटीज हैं उनको सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया था, लेकिन जो डोमिनेंट कम्युनिटी है जो यूपी में है उनका सपोर्ट नहीं आया था। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहिए, कोई इंडिकेटर नहीं है जी। दलित समाज के लिए जितना मैं समझता हूं, करीब 3 दशक से ज्यादा मतलब नॉर्थ इंडिया में रिपोर्टिंग करते हुए, मुझे लगता है कि जो आर्थिक मसले हैं, जो मुद्रा योजना में जो लोन उपलब्ध किए जा रहे हैं या उज्ज्वला स्कीम के बारे में बात की जाती है, मेरे ख्याल से आज के तारीख में और बदलते हुए हालात में जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और जो अहमियत रखती है एक दलित आम आदमी के लिए, वो है बेसिकली आइडेंटिटी की लड़ाई, एक पहचान की लड़ाई, एक डिग्निटी की लड़ाई जी। पिछले 4 साल से लगातार देखा जा रहा है कि इस सरकार के दौरान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार या ये रूलिंग पार्टी करी, लेकिन इस समय ये हो पा रहा है, बार बार एक ही बात को उठाया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी को हर्ट किया जा रहा है जी। यहां तक रोहित वेमुला जो सुसाइड करते हैं, कितना बड़ा सेंसिटिव इमोशनल चीज हो गई थी, तो उस पर अटैक किया जाता, तो उनकी दलित आइडेंटिटी पे अटैक किया जाता कि वो दलित ही नहीं। आप दलित से कुछ भी छीन लग सकते हो लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं छीन सकते, अगर आप छीनोगे तो वो आपके लिए पॉलिटिकली सुसाइडल होता है जी। गुजरात में उना का कांड हुआ, उसको लेके आपकी तरफ से, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन उतना प्रॉम्प्ट नहीं हुआ। पिछले साल योगी जी की सरकार आने के 1 महीने के बाद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के कई गांवों में किस चीज को लेके विवाद हुआ, ये सब अंबेडकर जी की स्टैचू लगा रहे हैं आप, और उनकी उंगली जो है वो सवर्ण कॉलोनियों की तरफ जा रही, तो उससे लेके लोकल जो वहां की जो अपर कास्ट कम्युनिटी है उनको एक रिसर्जेंस हुआ कि जब हमारा ठाकुर बन गया मुख्यमंत्री तो ठाकुरवाद छाना चाहिए। जो शेर सिंह राणा जिसने फूलन देवी को गोली मारी थी, उसको आके उसको बाकायदा माला पहनाया जाता है, उसको रोमांटिसाइज और हीरो बनाया जाता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता शामिल होते हैं। तो इससे मैसेज क्या जाता है, ये इसको समझने की जरूरत है। सिर्फ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने नंबर टैली देखने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये है कि जो चीजों को जो टारगेट करना चाहिए सरकार को, वो नहीं होती है, वो कमी रह जाती है। मैं आता हूं यहाँ, लेकिन हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी से दरख्वास्त है कि बने रहें, और हमारा ये मुबाहिसा जी सलाम पर जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जी सलाम और प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं दलितों पर होने वाली जुल्म ज्यादती की, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको किस तरह से तब्दील किया जाए, इसके बारे में गवर्नमेंट ने एक बार फिर अर्जदाश्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत कर रहा है, लेकिन 10 अप्रैल को उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है ये देखना होगा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर जेएनयू से प्रोफेसर विवेक कुमार साहब जुड़ चुके हैं। विवेक कुमार साहब, हम इस
पूरा जो मसला है उसके तमाम पहलुओं पर बातचीत कर चुके हैं और इस डिबेट के, इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में इसका कोई हल है, कोई सोल्यूशन है कि जो सूरत हाल है इसे कैसे बेहतर बनाया जाए और मुल्क में हम आहंगी का एक माहौल पैदा हो। ये जो एक फसाद पैदा हो गया है, कई रियासतों में दंगे जैसा माहौल हो गया है, ये ख़त्म हो सके। देखिए, मेरा मानना यह है कुर्बान साहब की जिस बात की, जिस हाल चरित्र और चेहरे की बात, जिस समरसता की बात संघ करता है, वो कम से कम जमीनी हकीकत के रूप में तब्दील होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि क्या उनको अपना रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप देखिए कि नौकरियों में आरक्षण जो यूनिवर्सिटियों में था, उसके लिए कहा गया कि अब यूनिवर्सिटी यूनिट नहीं रहेगी, डिपार्टमेंट यूनिट रहेगा, रिजर्वेशन तब मिलेगा। अब रिजर्वेशन अगर यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो डिपार्टमेंट में 7 लोग अगर नहीं होंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। इसलिए तो ये जो समरसता, एक तरफ कह रहे हैं कि जाओ बाबा साहब अम्बेडकर पावन भूमि पर नतमस्तक हो, लेकिन रोटी क्या खाएगा आदमी? क्या वो बोलने के लायक बचेगा या नहीं बचेगा? स्टैंड अप तो तब होगा जब उसके घर में रोटी रहेगी, नहीं तो रोटी बनाने के लिए स्टैंड अप क्या 5 साल लगेंगे, उसके बाद फिर वो बोलना शुरू करेगा। अरे कम से कम अपने एक स्पोक्स पर्सन तो भाजपा कहती है कि मेरे पास सबसे ज्यादा एमपी, दलित एमपी, जीते हुए दलित एमपी हैं, लेकिन मैं एक भी दलित एमपी को स्पोक्स पर्सन के रूप में नहीं देख रहा हूं। सब का सब चौधराहट यही लोग करेंगे, समाज वाले करेंगे। क्या उनके मुंह में जबान नहीं है? तो जब तक आप उनको सचमुच अपना भाई नहीं समझेंगे, हम तो आपको भाई समझे, आप हमको चारा, तो हो चुका भाईचारा। ये कैसा भाईचारा है जब आप हमको भाई के रूप में सब जगह नहीं बैठाएंगे, सब कुर्सियों पे नहीं बैठाएंगे, तब तक भाईचारा नहीं बन सकता है, अमन स्थापित नहीं होगा। लोग कुबत के मारे, जालत के मारे जमीन पर उतरेंगे और वो इसी तरह का बार बार, और मैं तो अब ये गलत देख रहा हूँ, एक समाजशास्त्री, समाजियात का जो मैं इंस्टीट्यूट हूँ, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अखिल भारतीय स्तर पर उपद्रवी लोग दलित समाज के बाहर आ गए हैं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में, 52 साल की जिंदगी में कभी नहीं सुना कि जो है अखिल भारतीय स्तर पर दलित आंदोलन हुआ हो। और इसलिए जो लोग इसमें सचमुच हिंसा कर रहे हैं उनको जरूर आप सजा दीजिए, लेकिन जो लाखों लोग उतरे हैं उनका मैसेज भी पढ़ लीजिए, वरना भारत की तमद्दुन को कम से कम जो है ऐसी फिर से बार बार जो है देखने की आदत ना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कुमार। मैं आऊँगा दोबारा आपके पास में। जी, चिंतामणि मालवीय साहब, अभी बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं विवेक जी ने, और इससे पहले भी जो यहाँ बात की जा रही है, आपकी दिक्कत ये है कि आप डिफेंड कर रहे हैं उस चीज़ को जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, सूरत हाल तो ये है जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत कुछ किया है। सवाल ये है कि एंड रिजल्ट क्या है? क्या आपको लगता है कि जो दलितों की सूरत हाल है उस पर हम इत्मीनान कर लें? क्या आपको लगता है कि उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं हो रही? क्या आपको लगता है कि हुकूमत उतना कुछ कर पा रही है कि उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए? इन चंद सवालों के जवाब मैं आपसे चाहता हूं। देखिए, विवेक कुमार जी ने जो बात की है, वास्तव में उस समस्या से हम भी दुखी हैं कि विश्वविद्यालयों में, जैसे हम तो खुद ही विश्वविद्यालय से आए हैं, प्रोफेसर थोरात यहाँ बैठे हैं, ये नाइंसाफी कई स्थान पर हमारे यहाँ है और बहुत समय से बैकलॉग के पद नहीं भरे गए हैं। बैकलॉग के पद नहीं भरे जाने के कारण जो प्रमोशन में आरक्षण का मसला है वो उलझा हुआ है। लेकिन आप एक्ट पर जाइए कि प्रमोशन के आरक्षण का भी विषय आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समर्थन किया। जब हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश में हार गए तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं, ये होना चाहिए। हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार भी प्रमोशन में आरक्षण के लिए लगी है कि भाई अगर वैसे ही बैकलॉग भरा जाता तो वैसे ही आ जाते ऊपर। तो ये समस्या है, लेकिन ये केवल भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है। अब सारी चीजों को आप संघ पे थोप दें, भारतीय जनता पार्टी पर थोप दें। मेरा केवल यहीं पर प्रोटेस्ट है कि हमारी नीयत खराब नहीं है हमारी पार्टी की। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, यदि आप माने तो प्रतिनिधित्व देना होगा क्योंकि उनके चेहरे लाना होंगे। लेकिन ये कहना
ना कि इनकी नीयत खराब है। मैं केवल इस बात पर विरोध करता हूं। ठीक है, चलिए, बहुत मुनासिब बात कही। मैं आपकी इस राय की कदर करता हूं कि आपने एक हकीकत पसंदाना बात कही, और मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, आपकी दाद देता हूं। प्रोफेसर सुखदेव थोराट, हम इस डिबेट के बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं। मैं आपसे आपका फाइनल कमेंट के जो सूरत हाल है, जिसकी तरफ अभी प्रोफेसर विवेक कुमार ने इशारा किया, आप क्या कहेंगे कि इस मुल्क में ये जो माहौल बना हुआ है, तशद्दुद का माहौल, वायलेंस का माहौल, ये ख़त्म हो और दोबारा से वैसी ज़िंदगी हम लोग जी सकें जैसी इतवार से पहले जी रहे थे, और ये जो 10-11 मौतें हुई हैं ये दोबारा इस तरह के मामलात ना हो? नहीं, ऐसी इसमें सॉल्यूशंस है, डिफिकल्ट सॉल्यूशन है, लेकिन है। अब जैसे आपने कहा कि यदि हम अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म का इशू ले ले, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी ने और आरएसएस ने एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, जिसके तहत ये एक प्रोग्राम बनाए कि हम गांव-गांव जाएंगे हर एक स्टेट में, और जहां अनटचेबिलिटी जिस पब्लिक स्पेयर में है, मंदिर में एंट्री नहीं है, रास्ते पे शादी की बारात नहीं जाती है, रास्ते का इस्तेमाल नहीं है, नल पे डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो सारे अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत जो पब्लिक स्पेयर है उसमें अनटचेबिलिटी है, गांवों में दलितों की बस्ती गांव के बाहर है, तो ये इसको हटाने के लिए, इसको इलिमिनेट करने के लिए प्रोग्राम बनाए ना। दलितों के पास जाए, मिले, उनके घर में बैठे, खाना खाए, उसमें आत्मविश्वास दिलाए। ये तो नहीं हो रहा है। उसी तरह जब एट्रोसिटी का कोई पोटेंशियल केस होता है, एट्रोसिटी होती है, तो चले जाए। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई संगठन वहां गई हो सिवा दलित नेता के यहाँ। तो मेरा ख्याल है दलितों में विश्वास बढ़ाने के लिए एंटी अनटचेबिलिटी और एंटी कास्ट प्रोग्राम लेना चाहिए। दूसरा ये जो है कि कुछ लोग ये रिकॉग्नाइज करने से बड़े हटकटाते हैं, ये मान के चले ना कि भाई मनुस्मृति में ये बातें हैं। अब देखिए, भैरव सिंह शेखावत के जमाने में राजस्थान हाईकोर्ट के सामने मनु का पुतला स्टैचू किया है, कितनी चोट दलितों को पहुंची होंगी। आंदोलन भी वहां हुआ कि ये फोटो हटाइए। वहां तो लेनिन का फोटो हटा गया त्रिपुरा में। अब इसका कोई एहसास नहीं है कि जिस मनु साहब ने जातीयता अनटचेबिलिटी को सपोर्ट किया, दलितों की हालत बनाई है, उसका कितना असर दलितों पे होगा। तो ये बड़ी लेवल पे ये डिसीजन लेनी होगी। देखो, पोप जो क्रिश्चियनिटी के पोप है, उन्होंने सबके सामने माफी मांगी कि हमने स्लेवरी को सपोर्ट किया। यहां तो मैंने कभी नहीं देखा किसी शंकराचार्य जी ने कि भाई हम अनटचेबिलिटी के लिए माफी मांगते हैं। तो मेरा ख्याल है यदि दलितों का विश्वास बढ़ाना है तो कृति में आकर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जातीयता के खिलाफ और अनटचेबिलिटी के खिलाफ। रही बात इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, सोशल एम्पावरमेंट की, बहुत सारे मसले उसमें है, मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है दलितों का कॉन्फिडेंस यदि विन करना है तो एक्चुअल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उसके बस्ती में रहना पड़ेगा, उनको हेल्प करनी पड़ेगी। जहां जहां अब हमारी किताब निकली है अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया, 40-45 गांवों में तो ये सारे पब्लिक स्पीयर जो है उसमें दलितों को एंट्री है ही नहीं है। ठीक है, तो आप जाइए वहां पर करिए। जैसे महाराष्ट्र में बाबा गाड आडाव ने एक प्रोग्राम चलाया था कि एक गांव में एक ही कुआं हो, एक ही नल हो, नहीं हो पाया, उन्होंने किया कोशिश। तो आरएसएस और बीजेपी ये प्रोग्राम बनाए जी। निरंजन, हम गांव में एक ही कुआं रखेंगे, बहुत मुनासिब बातें कर रहे हैं प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब। तो मेरा ख्याल है ये उसी के साथ जो ये सामाजिक समरसता, जो सोशल इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, वो हो सकती है, लेकिन क्या उसके लिए आपको कोई पॉलिटिकल विल नजर आती है हाल फिलहाल में? नहीं, फिलहाल तो नजर नहीं आई। और बस कहने को कहा जाता है कि हम दलित के हकों के लिए हमारी पार्टी कमिटेड है, लेकिन अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सीरियस है तो सिंबलिज्म को सिंबोलिज्म से ही काउंटर करना पड़ेगा। कोई नहीं रोकेगा अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक खुद पर्सनली लीड लेके इन मुद्दों पे इंटरवीन करे। किसी ने नहीं रोका है उनको उन दलितों को आउटरीच करने के लिए जिन लोगों ने स्पेसिफिक केसेस एट्रोसिटीज एक्ट के तहत फाइल किए हैं, उनसे बात करें, उनकी बात को पब्लिसाइज करें। बहुत चीजों के बारे में इस देश में ट्वीट होना एक फैशन बन गया है। इन चीजों के बारे में ट्वीट जब नहीं होता है और वो भी समय पे, तो एक गलत मैसेज जाता है। वो ये होता है
कि जो सदियों से जो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का दौर चला आ रहा है उसको बस बरकरार रखना है किसी तरह से, बाकी चीजों के लिए लिप सर्विस देते रहें, वो पॉलिटिकल हम लोगों की एक स्ट्रैटेजी के तहत देना जो जरूरी है देना इसलिए करते हैं। बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। पिपल साहब आप बहुत मुख्तसर जी आखिरी कमेंट। मैं ये दो बात कहना चाहूँगा जी। एक तो ये जो एट्रोसिटीज एक्ट के बाद में ये सड़कों पे हिंसा हुई है, ये बड़ी चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और ये इतना आक्रोश नहीं होता अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था, जो दलितों के लिए रिजर्वेशन की जो पॉलिसी बनाई थी, वो उनका मकसद ये था कि दलित लोग जो हैं दलितों की बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से ये दलित प्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, जो बीजेपी के ही सबसे ज़्यादा हैं इस समय, वो एक भी दलित की बात को नहीं उठाया, ना एट्रोसिटीज की बात को उठाया, ना ये कांड जितने हुए हैं उनकी किसी बात को उठाए, ना रिजर्वेशन की बात के लिए उठाए, ना प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसकी बात के लिए उठाए हैं। तो ये एमपी ये किस लिए चुन करके गए हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए दलितों के लिए सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। सुखदेव थोराट साहब आपका, प्रोफेसर विवेक कुमार, चिंतामणि मालवी साहब और नीलंजन मुखोपाध्याय साहब, इस बहस में शामिल होने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, मुल्क में अमन अमान कायम होगा और दलितों की जो परेशानियां हैं जो कि काफ़ी सही हैं उनको दूर किया जाएगा, उसका इजाला किया जाएगा और मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में पेशरफ्त करेगी। इसी उम्मीद के साथ मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।